नमस्कार। कानून की बात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। समाज में होने वाला अपराध एक व्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों के लिए भी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए हानिकारक होता है। यानी समाज के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ होने वाला अपराध। हमारे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और सबसे बड़ी व्यवस्था ये कि जो अपराधी है उसे न्याय के कटघरे में लाया जाए और पीड़ित को न्याय प्रदान किया जाए। और इस व्यवस्था के लिए हमारे भारत में संवैधानिक प्रावधान मौजूद हैं और अनेकों कानूनों की व्यवस्था भी दी गई है। हमारे देश में कानूनों के क्रियान्वयन के लिए अनेकों एजेंसीज काम करती हैं। उनमें से अहम है पुलिस। अनुच्छेद 246 में संविधान में प्रावधान किया गया है पुलिस का, जो कि राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब ये है कि राज्य की पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है जनहितों की सुरक्षा करना, अपराधों की रोकथाम करना और निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई में अहम भूमिका निभाना। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कानूनों के क्रियान्वयन में आपराधिक जांच की एक बड़ी भूमिका होती है। आपराधिक जांच को लेकर आम लोग किस तरह से सजग रहें, क्या क्या बातें हैं आपराधिक जांच से जुड़ी हुई वो आम लोगों को जाननी चाहिए, और सबसे अहम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है निष्पक्ष आपराधिक जांच। और इस विषय पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं जानी मानी IPS ऑफिसर श्रीमती परम ज्योति जी। मैम नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे परम ज्योति जी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्राइम है राजस्थान पुलिस में, और साथ ही बहुत सारे पदों पर आपने सेवाएं दी हैं। 2005 बैच की आप IPS ऑफिसर हैं, और इससे पहले अभी आप वर्तमान में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। इससे पूर्व में आपने DIG CISF में अपनी सेवाएं दी हैं। इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकेडमी में आप निदेशक भी रही हैं, और SP आप रही हैं CID, सिविल राइट्स, एंटी करप्शन ब्यूरो, विजिलेंस, और बहुत सारे ज़िलों में आपने बतौर SP अपनी सेवाएं दी हैं, जैसे हनुमानगढ़, भरतपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। और सबसे अहम बात मैडम की है वो है पंजाब से आती हैं, उस जगह से जहां पर ऊधम सिंह जी का जन्म हुआ था, और वो जगह है सुनाम, जो कि जग जाहिर है। एक ऐसी जगह से आना और राजस्थान कैडर में आकर राजस्थान के लिए सेवाएं देना एक बहुत बड़ी बात है। मैम आपसे हम बातचीत शुरू करना चाहेंगे। क्राइम ब्रांच के बारे में सुनते ही ऐसा लगता है कि बहुत कड़ी कार्रवाई होती होगी, और अपराध कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आजकल अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि अपराधों का नया दौर हम देख रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड के खतरों से सब वाकिफ हैं, नए तरह के अपराध ईजाद हो गए हैं। आपने एक लंबी अरसे से आप सेवाएं दे रही हैं, एक लंबा अनुभव है। इस नए दौर में अपराधों को किस तरह से देखती हैं, किस तरह का सिनेरियो आप देखती हैं क्राइम का? देखिए, आम धारणा जो है क्राइम ब्रांच के बारे में वो एक सीरियल CID CB से बनी हुई है। जबकि मैं ये प्रारंभ में कहना चाहूँगी कि जो ऐसा दिखाया जाता है कि दया ने दरवाज़ा तोड़ दिया, ऐसा कुछ भी राजस्थान क्राइम ब्रांच नहीं करती। बेसिकली जो क्राइम ब्रांच है उसका ओरिजिनल एक जुरिस्डिक्शन है अपना। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि जो हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, MLAs हैं, MPs हैं, उनके खिलाफ जो भी केस दर्ज होते हैं वो क्राइम ब्रांच ही सक्षम है उन पे अनुसंधान करने के लिए। ये एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि ये पाया गया कि पॉलिटिकल जो चुनिंदा जो हमारे चुने हुए लोग हैं, तो जिला पुलिस ऐसा माना गया कि शायद वो दबाव में आ सकती है या उनके पास संसाधन संपूर्ण नहीं होंगे। तो क्योंकि क्राइम ब्रांच पुलिस हेडक्वार्टर पे सिचुएटेड रहती है, और DGP राजस्थान के डायरेक्ट साथ में काम करती है, और उन्हीं का ऑफिस है एक तरह से एक्सटेंडेड। तो इसलिए ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के साथ ही क्राइम ब्रांच का सृजन हुआ था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए क्राइम्स आते गए तो इसका दायरा बढ़ता चला गया, पर वो क्राइम कई बार उस दायरे से बाहर हो गए। तो आज की डेट में तो अभी DG साइबर क्राइम अभी जस्ट रिटायर हुए हैं, तो साइबर क्राइम का अलग एक पूरा एक अलग हो गया है। इसी तरह से ATS SOG है जी, क्योंकि जयपुर में 2 धमाके हुए, उसके बाद एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो भी बना पूरे इंडिया में, तो वो देखता है उसको। इसी तरह से SOG है जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग था क्राइम ब्रांच का, वो अब SOG में परिवर्तित हो गया है। पहले ये सब एक साइबर, पहले ये क्राइम ब्रांच के अंग थे, छोटे छोटे अंग थे, चाहे वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है,
चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन में हम सारे वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को लेते हैं, जैसे कि विमेन है, चिल्ड्रन है, SC/ST के प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, उसके अंडर जो भी कार्य होते हैं। लेकिन अब कालांतर में वो इतना बढ़ गया और इतना पर्यवेक्षण भी बढ़ गया, बहुत सारी एजेंसीज आ गई जो पहले नहीं थी, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो मुद्दे बढ़ते गए तो उनका दायरा बढ़ता चला गया। तो वो अलग अलग ब्रांचेज हैं, ऑल हेडेड बाय एन ADG सेपरेटली। अभी जैसे ADG सिविल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स हैं, वो देखते हैं ट्रैफिकिंग को और सिविल राइट्स पूरे विंग को। तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जैसे मैंने आपको बताया वो SOG बन गया। बिल्कुल। तो सिट का भी गठन हुआ। आपको पता है कि बहुत चर्चित अभी भी चल रहा है जो सब इंस्पेक्टर भर्ती में जो नकल का गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, तो उसकी पूरी जांच एक हमारे स्पेशलाइज्ड विंग ही कर रही है। तो अब क्राइम ब्रांच के पास क्या बचता है, ये सवाल उठ सकता है। तो क्राइम ब्रांच आप ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग ब्रांच है, बहुत अहम। तो हमारा कोऑर्डिनेशन जैसे REIC है, एक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कमेटी है, जिसमें कि रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उनके HOD हैं, वो हमारे साथ लाइजनिंग करते हैं ये देखने के लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस तो नहीं है, हवाला के केसेस तो नहीं है, वो क्राइम ब्रांच करती है। इसी तरह से हमारे पास फेक करेंसी का जो एक सेटअप है, वो यूनिट भी क्राइम ब्रांच का ही सब पार्ट है। देन हम लोग सारी जो रिट्स हैं, जितनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट्स हैं, जिसमें कि CS या DGP इज अ पार्टी, उसको क्राइम ब्रांच ही हैंडल करती है। यानी जो बड़े स्तर के जितने भी मामले हैं, वो क्राइम ब्रांच के पास आते हैं। क्राइम ब्रांच के पास आते हैं। क्राइम ब्रांच की जब बात आती है तो एक चीज हम जानना चाहेंगे, अक्सर जो जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, सीरियल्स में या फिल्मों में हम देखते हैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एक बहुत अहम रोल होता है। तो इसको भी हम समझना चाहेंगे कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, आम दर्शक अगर हमें जानना चाहें। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन सीधे साधे शब्दों में ये है कि मान लीजिए यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया इस जगह पे, तो ये क्राइम सीन है। एक्सीडेंट है, मीडिएटेड नहीं है, प्री मेडिटेटेड नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी ने जानबूझ के किया। एक्सीडेंट कहा ही उसको जाता है जो अचानक हो जाए, बिल्कुल। बट फॉर द पर्पसेस ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उसमें भी इन्वेस्टिगेशन तो होगी कि गलती किसकी थी, क्योंकि उसमें जान माल की हानि होती है। बिल्कुल। चाहे वो इंश्योरेंस पर्पस के लिए है, चाहे वो NCLT में बाद में जाए, चाहे वो MACT में जाए, तो मेडिकल एक्सीडेंट क्राइम ट्रिब्यूनल में जाए, तो वो जो जितने एरिया है दैट इज क्राइम सीन। अब उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, दोनों की फोटोग्राफी होगी, मैकेनिकल मुआयना होगा दोनों व्हीकल्स का, और उस समय पे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। मान लीजिए CCTV फुटेज है उसके आसपास जी, उसको लिया जाना है। कोई आई विटनेस है, उनके अकाउंट्स लिए जाएंगे। जो इंजर्ड हैं, इफ दे हैव सर्वाइव्ड दैट एक्सीडेंट, तो उनके स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। मतलब एविडेंसेस जो हैं वो तमाम तरह के वहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने सुसाइड कर ली अपने कमरे में, बंद कमरे में, तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन जिसने दी, तो सबसे पहले उससे पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या पाया, क्या दरवाजा अंदर से बंद था या खुला था, फिर क्या वहाँ पे कोई सुसाइड नोट था। उनको मतलब फोटोग्राफी होगी, और यदि डेड बॉडी पहले उतार ली गई है, पोस्टमार्टम होगा पुलिस की तहरीर पे। मतलब आम जन इस तरह से समझे कि क्राइम सीन को डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो बहुत अहम है। बिल्कुल। सबूत जो हैं और साइंटिफिक एविडेंस जो कलेक्शन है, FSL की हमारे मोबाइल लैब्स भी हो गई हैं, वैन्स हो गई हैं, बिल्कुल, तो वो कलेक्ट करती हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले एक इंस्टांस आया जिसमें चांस फिंगरप्रिंट, जी, कोई नकबजनी चोरी हुई थी पिछले साल, चोर अभी जेल में है ATM लूट की वारदात में, जयपुर ग्रामीण का ही केस है। तो वो चांस फिंगरप्रिंट मैच हो गया हमारे डेटाबेस से, तो फिर उसको प्रोडक्शन वारंट पे पुलिस लेके आई। तो यदि वो डिस्टर्ब्ड होता, मान लीजिए आप गए, आपने अपने हाथ लगा दिए, तो आपके फिंगरप्रिंट आएंगे उस पे। तो ये तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि उसको डिस्टर्ब नहीं करें टिल द पुलिस हैज डन देयर वर्क।
बहुत अहम जानकारी आप दे रहे। दर्शकों को भी ये जानना जरूरी है कि हम अक्सर क्या होता है, घटना होती है उस वक्त कई बार लोग हड़बड़ी में या अनजाने में उस क्राइम सीन को डिस्टर्ब कर देते हैं, और वो जो डिस्टर्बेंस है वो जो निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करती है। तो सबसे बड़ी जो बात निकल के आ रही है वो ये कि जागरूक रहने की ज़रूरत है, और अगर कोई वारदात या कोई घटना ऐसी होती है तो कम से कम कोशिश करें कि वो जो क्राइम सीन है वो डिस्टर्ब ना हो। मैम, राजस्थान के बारे में, राजस्थान पुलिस के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। वर्तमान में राजस्थान पुलिस की अगर हम बात करें, थोड़ी सी एक नज़र में राजस्थान पुलिस को जानना चाहेंगे। 8 पुलिस रेंज हैं हमारे राजस्थान में, 2 कमिश्नरेट हैं और 49 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और सबसे अहम 1052 पुलिस स्टेशंस हैं जो कि पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि हाल ही में 76वां पुलिस स्थापना दिवस हमारे राजस्थान की पुलिस का मनाया गया था। मैम, पुलिस सेवा का गठन 1951 में हुआ, और अभी हम देख रहे हैं 2025 में अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है। हालांकि व्यवस्थाएं बहुत सारी वही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है। हम भारत पोल के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इंटरपोल के साथ इंटरेक्शन चल रहा था, लेकिन भारत ने एक भारत पोल डेवलप कर लिया है। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के इस दौर में हम राजस्थान का अगर पार्टिसिपेशन देखना चाहें, स्पेशली क्राइम ब्रांच का, तो वो किस तरह का है? देखिए, राजस्थान कुछ अग्रणी ऐसे राज्यों में से है जिन्होंने कंप्यूटराइजेशन को सबसे पहले अपनाया। सीपा पहले एक था जिसको कि पायलट रूप में यहाँ चलाया गया। अभी तो CCTNS है जो ऑल इंडिया लेवल पे है, CCTNS है, और उससे भी बड़ी बात है कि न्यू क्रिमिनल लॉज आ गए हैं। राइट। तो जो नए लॉज हैं उन्होंने जो टेक्नोलॉजी है उसको इंटीग्रेट करने का, फास्ट इंटीग्रेशन का काम किया है। क्योंकि इसमें जो पहले क्या था कि ग्राह्यता, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है जब तक एविडेंस कोर्ट या जज उसको ग्राह्य नहीं मानेगा तो उसकी वैल्यू शून्य हो जाती है। मान लीजिए आपने एक वीडियो क्लिप बनाई एक इंसिडेंट की, बट यदि वो कोर्ट ऑफ लॉ में इट इज नॉट कंसिडर्ड एन एविडेंस, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका महत्व खत्म हो जाता है। जो पहले सिचुएशन थी, क्योंकि वो हमसे इतनी अच्छे से नहीं होता था, सारे फिजिकल एविडेंसेस ही थे। तो अभी जो है, क्योंकि इनबिल्ट प्रोविजन हो गया न्यू क्रिमिनल लॉज में 1 जुलाई 2024 से जो लागू हो गए हैं, तो इसमें एक ये 100% इन्वेस्टिगेशन में वीडियोग्राफी को इन्वॉल्व कर दिया गया है। हाँ, इनफैक्ट जो हम अब स्टेटमेंट्स भी लेते हैं, विटनेस स्टेटमेंट्स हैं, तो वो विटनेस स्टेटमेंट भी आप वीडियोग्राफी होती है। पहले क्या होता था, कुछ सेंसिटिव केसेस में वीडियोग्राफी वाज अ मस्ट। जैसे मान लीजिए कि अडल्ट गर्ल, इफ शी हैज eloped with a boyfriend, or maybe she has just went away from home and a case of kidnapping has been registered by her parents, उन कुछ इंस्टांसेस में it was 100% binding on the state police that the statements of the girl after she has been recovered, they have to be videographed. That's very good. तो that was earlier provision. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अब BNS में शामिल कर लिया गया है। शामिल कर लिया गया। वो कैमरा से रिकॉर्ड किया गया हो या मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया? कैमरा, मोबाइल, क्योंकि हमारे सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के पास अभी कैमरास अवेलेबल नहीं है। बट मोबाइल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, लगभग सबके पास मोबाइल है। तो वो उसको, जैसे मान लीजिए सीन पे गए तो अपने एंड्रॉइड से हमारी जो राजकॉप ऐप है जी, ये बहुत अच्छा काम करती है। हाँ, तो ये उसमें मॉड्यूल्स हैं हमारे, उसमें वो करेंगे। उसके बाद वो थाने पे आके CCTNS जो अपना IO की फाइल है उसमें दे कैन प्लग इन एंड अपलोड द वीडियोस। बहुत अहम, बहुत अहम। इसका मतलब ये कि जो नए कानून आ रहे हैं, नए कानूनों में इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सारी चीजें जो तब्दीली की गई हैं, और अब इन्वेस्टिगेशन पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है। बिल्कुल, ये तो है। हम कुछ CIR 2023 की बात करेंगे, क्राइम इन राजस्थान रिपोर्ट 2023 की, जो कि SCRB की रिपोर्ट है। उसके कुछ आंकड़ों की मैं बात आपसे करना चाहूंगी। हम राजस्थान में अगर आंकड़ों की बात करें, पोक्सो के कुछ केसेस की अगर हम बात करें, 2023 में 3602 मामले दर्ज हुए हैं, और ये इंक्रीज बता रहा है 10.21% 2022 से। दूसरा, अगर महिलाओं के साथ बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध हालांकि डिक्रीज हुआ है आंकड़ों में, लेकिन अपराध अभी भी हो रहे हैं।
तो क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ नया इनिशिएटिव हम अगर जानना चाहें, चाहे वो पॉक्सो के केसेस हों या वुमेन एट्रोसिटीज़ के केसेस हों, उनमें किस तरह से क्राइम इन्वेस्टिगेशन होता है जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं या हायर सोसाइटी से जो रिलेट करते हैं? देखिए, क्राइम ब्रांच का मैंडेट है कि क्रिएटिंग सेंसिटिविटी ऑल अक्रॉस द स्टेट। तो सारे जो सर्कुलर्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई जजमेंट आती है, उसके जो सर्कुलर्स हैं क्राइम ब्रांच फ्रेम करता है और पूरी स्टेट को भेजता है। इसी तरह से एक हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस जो डीजी लेते हैं, तो वो बेसिकली एक जनरल गाइडलाइन अक्रॉस द स्टेट भेजते हैं। तो सबसे फोकस ज़्यादा इस बात पे रहता है कि सेंसिटिविटी, that a police officer should be sensitive towards the crime against women and children, especially the POCSO cases. Now in the new laws it has been made gender neutral, क्योंकि क्राइम मतलब बॉयज़ के साथ भी हो रहे हैं। सेक्सुअल ऑफेंसेस इज नॉट कि सिर्फ फीमेल चाइल्ड के साथ हो रहे हैं, मेल चाइल्ड के साथ भी इक्वली हो रहे हैं। तो वो काम हम करते हैं कि उस केस को प्रायोरिटी पे डील किया जाना चाहिए। बच्चा है तो उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या डॉक्टर्स और पूरी एक कमेटी बनी होती है डिस्ट्रिक्ट में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, उसमें मेंबर्स होते हैं। तो उसको तुरंत संपर्क करके जो भी पूरा प्रोसीजर है, तो हमारा जो पूरा फोकस है वो इस बात पे रहता है कि उनमें एक्यूज्ड की जितनी जल्दी हो सके उसकी अरेस्ट हो, आइडेंटिफिकेशन हो, अरेस्ट हो, और उसके बाद जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन है जो विक्टिम का वो हो। बिल्कुल। और क्योंकि स्टेट ने प्रोविजंस किए हैं विक्टिम रिहैबिलिटेशन के, बहुत अहम, तो वो जो प्रावधान है वो भी पुलिस रिपोर्ट के बाद ही शुरू होते हैं, चालान के बाद। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा फोकस रहता है जल्दी से जल्दी चालान इन कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन वो पेश हो जाए, ताकि उस प्रक्रिया का भी शीघ्र क्रियान्वयन हो सके। जी जी जी। एक और बात मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी मैम, अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि ये तो चलिए आपने प्रोसेस बताया किस तरह से वुमेन एट्रोसिटीज़ और पॉक्सो के मामलों में होता है, हम मिसकंडक्ट ऑन ड्यूटी ये भी हम कई बार देखते हैं। पुलिस ऑफिसर्स के मिसबिहेवियर की भी कंप्लेन आती हैं, कई बार जो करप्शन है उसकी भी कंप्लेंट्स आती हैं। तो इस तरह के मामलों में किस तरह से आप लोग डील करते हैं और इसके लिए क्या कोई पहल कर रहे हैं या क्या इसके लिए स्ट्रेटेजी आपकी रहती है? इसके लिए देखिए दो चीज़ें हैं। करप्शन की जो कंप्लेंट आती है दैट कैन लैंड इन ACB एज इट इज, तो उनका अपना एक टोल फ्री नंबर है, उस पे आप शिकायत कर सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की चौकियां भी हैं एंटी करप्शन ब्यूरो की सारे जगह पे। तो वो एक हो गया जिसमें आप सुनते होंगे कि रंगे हाथों पकड़े गए, रेड हैंडेड ट्रैप के जो केसेस होते हैं, एक तो वो है। दूसरा जो मिसकंडक्ट है, जो डायरेक्ट करप्शन की भाषा में नहीं आता, जो अब्यूज ऑफ समबडी है या लैंग्वेज खराब यूज करना है या किसी के प्रति संवेदना नहीं रखना है, तो या इस तरह की भी शिकायतें आती हैं कि हमारे केस में गलत जांच की जा रही है, बिल्कुल, कि मतलब मुल्जिम की तरफ जांच का झुकाव किया जा रहा है। तो जो मुल्जिम की तरफ जांच का झुकाव किया जा रहा है उसको हम क्राइम ब्रांच में भी हैंडल करते हैं, उसको हम विजिलेंस में भी हैंडल करते हैं। बहुत अहम। तो विजिलेंस में अधिकतर ये देखा जाता है कि उसका एविडेंस क्या है और क्या काम पेंडिंग था, और क्या इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में हुई है, और उसकी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाई जाती है। यदि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में उसको दोषी पाया जाता है तो ये डिसीजन लिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रैंक ऑफ द ऑफिसर। यदि कांस्टेबल ये गलती करता है तो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी SP है, तो SP कैन टेक मैक्सिमम एक्शन, तो उसके लिए PHQ एक्शन नहीं लेती, PHQ SP को डायरेक्ट करती है। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर है, उसके लिए IG सक्षम है, रेंज IG, तो उनको बताया जाता है। इंस्पेक्टर्स एंड अबव जो हैं वो DG साहब तक आती है, जो पुलिस हेडक्वार्टर हैंडल करता है। डिप्टी SP की स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है, IPS ऑफिसर की होम में जाती है, स्टेट मतलब सेंटर में जाती है। तो ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में फिर ये तय किया जाता है, CCA रूल्स बने हुए हैं, तो उसमें 17 CCA की चार्जशीट है, 16 की है, कितनी पनिशमेंट दी जाए, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है। और क्राइम में हम ऐसे हैंडल करते हैं कि मान लीजिए ये शिकायत आती है, जांच सही नहीं हो रही, तो दो तरीके हैं, या तो टेकअप होता है क्राइम ब्रांच में इन्वेस्टिगेशन का, जो टेकअप स्टेट गवर्नमेंट टेकअप कर सकती है, कोर्ट के ऑर्डर से टेकअप हो सकता है या DG साहब के ऑर्डर से हो सकता है। बहुत है। और सेकंड प्रोसीजर है कि हम टेकअप नहीं करते,
हम उसकी स्क्रूटनी करते हैं, फाइल्स मंगवाते हैं, कोई बिंदु हमें लगता है ये कमी है, ये यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूरा कर ले, उसका ध्यान नहीं गया, तो सही तरीके से जांच कंप्लीट हो जाएगी। उन त्रुटियों की तरफ ध्यान आकर्षित करके जिले को ही वो जांच वापस भेज दी जाती है, और पुणे जब वो जांच पूर्ण हो जाती है उन बिंदुओं पे, उसको वेटिंग के लिए यहाँ मंगाया जाता है। उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया उसमें वो मतलब एक चीज तो समझ में आ रही है कि अगर जांच प्रक्रिया में किसी भी तरह से पुलिस अधिकारी ने लापरवाही बरती या कोई मिसकंडक्ट पाया गया तो कार्यवाही जरूर होती है। वो दौर बीत गया जब कार्यवाही नहीं होती थी या शिकायत करने का प्लेटफॉर्म ही नहीं था। तो हमारे दर्शकों को ये समझ लेना जरूरी है कि आप सबसे पहले तो राजस्थान पुलिस की वेबसाइट को जरूर विजिट करें। वो तमाम जानकारियां जो जनहित के लिए जरूरी हैं वो इस वेबसाइट पर मौजूद हैं। आप जाएं और जितनी भी अधिकारी हैं, जिला स्तर तक के अधिकारियों की सूचना वेबसाइट पर मौजूद है, बहुत सारी हेल्पलाइंस की सूचना वेबसाइट पर मौजूद है। और एक डेटा हमारे दर्शकों के लिए बता देते हैं जो कि राजस्थान के लिए एक बहुत अहम डेटा है। क्राइम इन राजस्थान रिपोर्ट 2023 में ये डेटा सामने आया है कि 2025 जुलाई में जो मामले अभी तक दर्ज हुए 2017 से लेकर 2025 तक के 1,56,533 मामले ये वुमेन एट्रोसिटीज़ के हैं और इसमें 47.4% डिक्रीज हुआ है। ये राजस्थान के लिए एक बड़ी अहम बात है। हम जानना चाहेंगे कि जब ये मामले डिक्रीज हो रहे हैं, इट मीन्स जो क्राइम प्रिवेंशन की जो टेक्निक्स हैं उन पर ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो प्रिवेंशन के लिए किस तरह के काम हो रहे हैं, चाहे वो वुमेन एट्रोसिटीज़ के हैं या नॉर्मल क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए भी किस तरह के प्रयास? देखिए, विमेन एट्रोसिटी में सबसे मुझे लगता है जो भूमिका निभा रहा है, जैसे मास मीडिया है, जैसे आपका माध्यम है, अखबार हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं और वर्ल्ड वाइड वेब है, इंटरनेट है, सबको अवेलेबल हो गया, तो अवेयरनेस एक बहुत ज़्यादा आई है विमेन में। तो दे आर नॉट टेकिंग इट लाइंग डाउन। एक तो ये मुझे लगता है हो गया है। दूसरा ये है कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, महिला सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े के तहत भी वो जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, वो जागरूक कर रहे हैं। दूसरा ये है कि एक तो ये जागरूकता वाला हो गया। दूसरा मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अभी हाल ही में हमने सुना कालका पेट्रोलिंग यूनिट भी शुरू की गई है, या निर्भया स्क्वाड की बात करें तो ये भी क्राइम प्रिवेंशन के ही है। निर्भया स्क्वाड बेसिकली जो लड़कियों के साथ जो टीजिंग होती है, जो स्टॉकिंग, जैसे विमेन कॉलेज के सामने मान लीजिए लड़के खड़े हैं, उसको रोकने के लिए निर्भया स्क्वाड की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे गवर्नमेंट को ये लगा कि नहीं, वी नीड इट इन लार्जर नंबर्स बिकॉज ईव टीजिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ सेक्सुअल harassment and unwanted touch has been experience of many women across strata. तो उसके लिए फिर ये कालिका की जो है शुरुआत की गई। राजस्थान गवर्नमेंट ने 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सैंक्शन किए। बहुत है। इनफैक्ट फ्लैग ऑफ हुआ गवर्नमेंट का 1 ईयर कंप्लीट होने पे 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का। और सेकंड जो खेप थी वो भी अभी मई में 250 वो भी दे दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट्स को। तो हाउ दे वर्क इज बडी पेयर में फीमेल कांस्टेबल हमारी जो रहती हैं कालिका पेट्रोलिंग यूनिट पे रहती हैं। एक तो फीमेल को देख के मुझे लगता है सबको वैसे ही बहुत साहस आ जाता है। बिल्कुल। जो लड़कियां हैं उनको साहस आ जाता है और दुस्साहसी डरते हैं। उनको ये समझ में आ जाता है कि यहाँ उनकी दाल नहीं गलेगी। एंड अ सेफ एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड। क्योंकि निर्भया के बाद ये पाया गया इट्स नॉट जस्ट ओवरऑल एनफोर्समेंट, कुछ वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं वहां पे पुलिस प्रेजेंस से बहुत अंतर पड़ता है प्रिवेंशन में। तो प्रिवेंशन की दिशा में ये कदम उठाए गए ताकि जो पेटी क्राइम है, क्योंकि पेटी क्राइम क्या है कि आपके साइकोलॉजिकली स्कार्स बहुत क्रिएट करते हैं। फीमेल डरने लगती है बाहर निकलने से, काम करने से, आदमियों में जाने से, भीड़ में जाने से। वो एक बहुत खराब स्थिति है किसी भी समाज के लिए, क्योंकि 50% है। बिल्कुल। इफ दे आर केप्ट इंडोर्स तो हमारा डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता सोसाइटी। बिल्कुल। तो सबसे अहम तो सोच में भी बदलाव की जरूरत है। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कालका पेट्रोलिंग यूनिट ये एक ऐसी यूनिट है जो राजस्थान पुलिस का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है महिला अपराध को रोकने की दिशा में। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की आप छेड़छाड़ की कोई गतिविधि है, उत्पीड़न की कोई घटना ऐसी होती है तो तुरंत कालका पेट्रोलिंग यूनिट को संपर्क किया जा सकता है। और जैसा मैडम ने बताया, राजकॉप सिटीजन ऐप ये आप अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड करके
करके रखिए, क्योंकि ये वो ऐप है जो तुरंत मिनट्स में आपके पास सहायता पहुंचती है। और बहुत सारी हेल्पलाइंस है जिनकी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। उन हेल्पलाइंस पर आप संपर्क करके किसी भी ऐसी स्थिति में अगर आप हैं जो आपके लिए विपरीत हो सकती है, आप मदद ले सकते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम है 100 नंबर एंड 112 नंबर, यहाँ पर फ़ोन करके भी आप मदद ले सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। अगर बच्चों के साथ किसी तरह की आप खुद भी अगर कोई देखते हैं घटना तो आप संपर्क कर सकते हैं। साइबर क्राइम बहुत हो रहा है, साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है 1930, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। एक संपर्क हेल्पलाइन है जो राजस्थान की है 181, यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और गरिमा हेल्पलाइन 1090, इस तरह की हेल्पलाइंस हैं जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी हेल्पलाइंस हम स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। बार बार हम कार्यक्रम के दौरान ये हेल्पलाइन इसलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप जब भी कभी कोई विपरीत परिस्थिति देखें, इन हेल्पलाइन में से आप किसी पे भी आप कॉल करें और तुरंत आपको मदद मिल सके। मैम, एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे, नए कानूनों में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो आईपीसी या सीआरपीसी में जो थे उनसे ज़्यादा कड़े प्रावधान बीएनएस में भी आ गए हैं, बीएनएसएस में भी। तो कुछ न्यू प्रोविजंस अगर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें ताकि वो अवेयर रह सके। जी, नए प्रावधानों में सबसे बड़ा है कि जो पुराने प्रावधानों में नहीं था, एक तो देयर वाज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग एज, बिल्कुल, एज हुज चाइल्ड और हुज माइनर। तो अभी नए में उन्होंने माइनर को हर जगह चाइल्ड से कन्वर्ट कर दिया है, रिप्लेस कर दिया वर्ड को ही चाइल्ड से। इसका मतलब ये है कि इट्स नाउ यूनिफॉर्म। पहले ये था कि मैरिज यदि 15 ईयर पे हो गई, आईपीसी में एक ये कंफ्यूजन था, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, एज ऑफ कंसेंट 15 मानी गई थी, आईपीसी सीआरपीसी में ये था। लेकिन अभी जो है इट इज़ वेरी क्लियर कि 18 से नीचे जो भी है वो चाइल्ड है, बिल्कुल, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक हमारे पास पूरा फ्रेमवर्क है जिसके अंडर में चाइल्ड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बना हुआ है, केयर एंड प्रोटेक्शन है ऑफ चिल्ड्रन है। तो वो कंफ्यूजन जो था ना वो खत्म कर दिया गया है, पहला तो। दूसरा, एक स्पेशल चैप्टर जो चिल्ड्रन और वीमेन पे चैप्टर नंबर 5 इंसर्ट किया गया है, उसमें पनिशमेंट का जो क्वांटम है वो भी बढ़ाया गया है। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है अहम जो चेंज हुई है कि केस मान लीजिए 2005 में पुलिस ने चालान किया, उसका नतीजा 20 में आ रहा है या 25 में आ रहा है, तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको की तरफ बहुत ध्यान दिया गया है कि कितने दिन में जो है चालान पेश हो जाए, चालान के कितने दिन में ट्रायल शुरू हो जाएगा, बिल्कुल, और कब तक फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगी। तो हम यही कह सकते हैं कि जो नए कानून हैं वो पहले से ज्यादा सख्त हैं और सबसे ज्यादा टाइम बाउंड। ये नहीं कि डिले होगा, और डिले होना भी कहीं ना कहीं अन्याय की कैटेगरी में माना जाता है। मैम, आज देश की जनता आपको सुन रही है, खासकर महिलाएं भी और दर्शक भी सुन रहे हैं। क्राइम ब्रांच के बड़े ऑफिसर के तौर पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि राजस्थान सुरक्षित हाथों में है? हाँ, मैं ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ, क्योंकि राजस्थान के जो इनिशिएटिव है, चाहे वो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का कार्य आप देखिए कि दुबई से, इटली से वो अपने जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं इंटरपोल की हेल्प से लेके आ रहे हैं, AK-47 रिकवर हो रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यूज होती, यदि रिकवर नहीं होती तो कहीं ना कहीं क्राइम में यूज होती। इसी तरह से आप ये देखेंगे नारकोटिक्स के अगेंस्ट एक पूरी तरह से जंग छिड़ी हुई है। तो जो भी क्राइम है आप देखेंगे बहुत जल्दी हमारे जो चालान पुटअप कर रहे हैं, चेन स्नैचर्स को भी पकड़ा जा रहा है। मैं ये नहीं कह सकती कि क्राइम नहीं हो रहा, खास करके साइबर फ्रॉड तो इतनी ज़्यादा तेजी से हो रहा है क्योंकि उसमें किसको फिजिकली तो जाना नहीं है। वो क्रिमिनल हो सकता है थाईलैंड में बैठा है, क्रिमिनल हो सकता है कहीं भी बैठा है। हालांकि राजस्थान ने इसमें भी बहुत बड़ी पहल की है, ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया, बिल्कुल, पूरे मेवात में कमर तोड़ दी पूरे इस नेटवर्क की, जो साइबर फ्रॉड जो छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे। एंड स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी दोनों यूज की है कि भाई हम चालान भी कर रहे हैं, हमने उनको ये भी बताया कि यदि इधर नहीं जाओगे तो आपको हम इंटीग्रेट करेंगे सोसाइटी में। देयर आर अदर वर्क्स दैट योर चिल्ड्रन कैन डू। बिल्कुल, क्राइम करेंगे तो फिर इनको नौकरी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अपराध कहीं भी हो वो राजस्थान पुलिस की नज़र से बच नहीं सकता। पूरी तरह से नाकाबंदी आपकी तरफ से है कि किसी भी तरह का अपराध क्यों ना हो, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल मैम, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला और बहुत अहम जानकारियां स्पेशली क्राइम ब्रांच की हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि राजस्थान पुलिस पूरी तरह से राजस्थान की जनता के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। आपके अधिकारों की सुरक्षा
करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है, पर जन सहभागिता भी उतनी ही ज़रूरी है। हम अधिकारों की बात करते हैं, हमारे कर्तव्यों की भी अगर बात करें तो पुलिस के साथ जुड़कर हम पुलिस मित्र बन सकते हैं और अपराधों को रोकथाम करने में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कानून के जानकार बनिए, दूसरों की मदद भी करिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।